हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पोर्टल। आप सभी का स्वागत है स्टडी पोर्टल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं गवर्नर यानी कि राज्यपाल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं राज्यपाल, जो क्या होता है, हेड ऑफ द स्टेट, एक राज्य का हेड होता है। तो ये इंडियन पॉलिटी सीरीज की लेक्चर नंबर 11 है दोस्तों। 10 लेक्चर ऑलरेडी आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वहां पर आपको प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम या पंचायती राज, इंटरनेशनल कोर्ट, इस तरीके की वीडियो आपको वहां पे मिल जाएंगी। तो आज हम शुरुआत करते हैं गवर्नर से। तो लक्ष्मीकांत जो बुक है उसके अकॉर्डिंग इसमें पूरा कवर किया गया है गवर्नर के बारे में, एक एक पॉइंट। तो आप यहाँ से पूरा इस वीडियो को देखने के बाद आपकी लक्ष्मीकांत का गवर्नर चैप्टर पूरा ही क्लियर हो जाएगा। इसमें कुछ एडिशनल पॉइंट भी होंगे जो लक्ष्मीकांत में नहीं है, लेकिन ऐसा कोई पॉइंट नहीं छूटा है जो लक्ष्मीकांत में है और इस वीडियो में नहीं है। दोस्तों, जो पैटर्न है गवर्नमेंट का, स्टेट और सेंट्रल का, वो हमारा सिमिलर है। वो सिमिलर क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ कौन सी सरकार है, हम कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी कि संसदीय सरकार। तो इसमें होता क्या है कि हमारे सेंटर में क्या है और स्टेट में क्या है वो हम देखते हैं। तो यूनियन गवर्नमेंट यानी कि ये हमारी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के दोस्तों लगभग 5 पार्ट है कंप्लीट। वन इज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट होता है हमारा सेरेमोनियल हेड ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट का सेरेमोनियल हेड है। सेरेमोनियल हेड मतलब नाम मात्र हेड। ये सिर्फ काम इसके नाम पर होते हैं, प्रेसिडेंट के नाम पर, लेकिन ओवरऑल काम कौन करता है? इफेक्टिव हेड कौन होता है गवर्नमेंट का? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर किसकी मदद से काम करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मदद से। इसके पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है जिसमें बहुत सारे मिनिस्टर हैं। प्राइम मिनिस्टर उनको उनके अकॉर्डिंग काम देता है कि ये काम, ये डिपार्टमेंट इस मिनिस्टर का है, उनकी मदद से अपना पूरा सरकार चलाता है। तो 3 पार्ट तो ये, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसके अलावा क्या होता है? हमारा वाइस प्रेसिडेंट होता है और अटॉर्नी जनरल होता है। इसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट में जो काम यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट का है, वही काम यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नर का है। ये भी क्या होता है, हमारा सेरेमोनियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब ये भी काम स्टेट गवर्नमेंट में सारे गवर्नर के नाम पर होते हैं, लेकिन काम कौन करता है? चीफ मिनिस्टर। इफेक्टिव हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है स्टेट में? चीफ मिनिस्टर, यानी कि हमारा मुख्यमंत्री। और ये किसकी मदद से काम करता है? इसके पास भी अपनी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, जो कि स्टेट की होती है। हर एक स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है जिसकी मदद से पूरा काम चीफ मिनिस्टर करता है। इसके अलावा दोस्तों, जैसे यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट था, स्टेट गवर्नमेंट में हमारा कोई भी वाइस गवर्नर की पोस्ट नहीं है। यहाँ पे सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है, वाइस गवर्नर की नाम की कोई भी पोस्ट स्टेट गवर्नमेंट में नहीं होती है। जैसे यहाँ पे अटॉर्नी जनरल होता है, यहाँ पे हमारे पास होता है एडवोकेट जनरल। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट में हमारे 4 पार्ट है जो स्टेट गवर्नमेंट बनाते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट में यानी कि यूनियन गवर्नमेंट में हमारे 5 पार्ट है जो मिलकर यूनियन गवर्नमेंट बनाते हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट बनाते हैं। तो हम नजर डालते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कि ऐतिहासिक बैकग्राउंड क्या है, कहां से गवर्नर का नाम आया, कहां से क्या पोस्ट हुई, क्या गवर्नर स्टार्टिंग से ही ऐसा था कि चुना जाता था, सेरेमोनियल हेड था, या पहले वो इलेक्शन होते थे तब चुना जाता था, या अपॉइंट होता था। तो वो सब चीजें हम देखेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1858, इसमें क्या हुआ? भारत सरकार अधिनियम 1858 दोस्तों आया था 1857 की क्रांति के बाद। 1600 ईस्वी में हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी जिसने भारतीयों पर पूरा राज किया, भारत पर। लेकिन 1857 की जो विद्रोह हुआ था, रिवोल्ट ऑफ 1870 हम बोलते हैं, जिसको 1857 की क्रांति बोला जाता है, उसके होने के बाद अंग्रेजों को पता चल गया था कि उन लोगों को जल्दी ही इंडिया को छोड़ के जाना पड़ेगा, यानी कि भारत को उनको जल्दी ही छोड़कर जाना पड़ेगा। तो इस चीजों को देखते हुए, जो यहाँ पर उनका डर था, इस चीजों को देखते हुए क्या आए हमारे पास? ब्रिटिश क्राउन। तो जो इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन था, जो भी इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। कौन से अधिनियम के बाद? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1858 के बाद। अब इसमें हुआ क्या कि भारत सरकार अधिनियम में ऐसा क्या था, क्या हुआ कि गवर्नर या की बात के लिए हम इस अधिनियम को पढ़ रहे हैं। तो इट मेड द गवर्नर ऑफ द प्रोविंस एन एजेंट ऑफ द क्राउन वर्किंग थ्रू द गवर्नर जनरल। तो इसमें क्या हुआ कि गवर्नर जो कि राज्यपाल था प्रोविंस का, अभी हम बात कर रहे थे स्टेट की, यह क्या है? प्रोविंस। प्रोविंस दोस्तों होता है जैसे इंडिया ही है हमारी, तो ब्रिटिश के राज्य में क्या है कि इंडिया की कैपिटल को छोड़कर बाकी जो एरिया है वो है हमारा प्रोविंस। मतलब
कोई एक ऐसा एरिया जहां से पूरे उस कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, वो होता है प्रोविंस। तो गवर्नर, जो प्रोविंस का गवर्नर था, वो उसको एक एजेंट बना दिया गया बेसिकली गवर्नर जनरल के थ्रू। तो काम वो क्या करता था, सारे जो गवर्नर जनरल कहता था उसका एजेंट था। तो सारे काम जो गवर्नर जनरल करना चाहता था वो अब गवर्नर करता था। किसका एजेंट हो गया बेसिकली, क्राउन का, ब्रिटिश क्राउन का एजेंट, जो गवर्नर जनरल के थ्रू सारे काम करता था। उसके बाद है हमारा मोंटेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। मोंटेक चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में आया। इसमें कौन सा अधिनियम आया हमारा, इसने क्या किया, मेड स्मॉल चेंजेस इन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट विद इनसिग्निफिकेंट लेवल ऑफ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बीइंग इंट्रोड्यूस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर जगह देखने को मिला। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संविधान क्या, हमारा जो संविधान है वो इसी पे बेस है। हमने मोस्टली जो कानून है इसी से लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसने क्या किया बेसिकली, इसने थोड़े से चेंज कर दिए गवर्नमेंट में। वो चेंज क्या किए, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी विद द गवर्नर बीइंग रिक्वायर्ड टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था, इसने यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दे दी कि गवर्नर जो भी काम करेगा वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मदद से करेगा, उसकी सलाह पर करेगा। लेकिन गवर्नर अभी भी जो उसका मेन था, जो अकाउंटेबल था, मतलब जिसको वो रिपोर्ट करता था, वो अभी भी गवर्नर जनरल था। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सिर्फ सलाह पर काम कर रहा था भारत सरकार अधिनियम में। अब देखते हैं आगे। तो आफ्टर इंडिया अचीव्ड इंडिपेंडेंस, जब हमें भारत को आजादी मिली, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 was adopted and enforced till the new constitution was drafted and adopted। तो जब भारत आजाद हुआ, हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 को हमने अडेप्ट किया और उसको एनफोर्स किया तब तक, जब तक कि हमारा संविधान नहीं बना, हमारा नया संविधान नहीं बना, जब तक हमने उसको अडॉप्ट करके रखा। तो हमने क्या चेंज किए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में हमने क्या किया, मेड द गवर्नमेंट फंक्शन कंप्लीटली अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हमने गवर्नमेंट को एक इंडिपेंडेंट बना दिया। ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल है गवर्नर, ये अब किसी को रिपोर्ट नहीं करता है। हाँ, ये एक अपने खुद के डिसीजन ले सकता है, लेकिन सलाह पे किसके काम करेगा, अभी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। तो जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में क्या था कि गवर्नर जनरल को वो रिपोर्ट कर रहा था, सारी अकाउंटेबिलिटी उसकी थी, काम उसको बेसिकली वही करना था जो गवर्नर जनरल चाहता था। लेकिन हमने क्या कर दिया 1935 एक्ट में, जब हमने भारत आजाद होने के बाद अपनाया, गवर्नर काम तो करेगा लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मदद से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर ही काम करेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे दो कंट्री का नाम आता है, एक है अमेरिका और एक है कनाडा। तो अमेरिका में क्या होता है, गवर्नर को अपॉइंट नहीं करते, वहां पे हम इलेक्ट करते हैं। मतलब अमेरिका में गवर्नर को चुना जाता है वोट के थ्रू, जैसे कि हम एमएलए एमपी किसी को भी चुनते, तो उसी तरीके से अमेरिका में क्या होता है, चुनाव होता है, गवर्नर को अपॉइंट नहीं होता है। हमारे यहाँ कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन अमेरिका में अपॉइंट नहीं होता है। तो ये जो अगर आपसे पूछा जाए कि गवर्नर का कंसेप्ट हमने कौन से कंट्री से लिया है, तो दोस्तों वो हमने लिया है कनाडा से। कनाडा में होता है कि गवर्नर को हम अपॉइंट करते हैं, जबकि अमेरिका में हम क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे अमेरिका को छोड़ के हमने यहाँ पे कनाडा का तरीका अपनाया था कि कनाडा की तरह हमारे यहाँ भी क्या होता है, गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है, ना कि इलेक्ट करके लाया जाता है। अब ये भी आगे देखेंगे कि हम इलेक्ट करके क्यों नहीं लाते, हमने अपॉइंटमेंट का तरीका क्यों अपनाया, तो वो भी हम आगे देखेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो बनी हमारी संविधान सभा 1947 से 49 तक, तो उसमें क्या हुआ, उसमें ये क्वेश्चन उठा कि गवर्नर को इलेक्ट किया जाए कि नॉमिनेट किया जाए। मतलब उसको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा, उसको अपॉइंट करेगा, या फिर चुनाव लड़के गवर्नर को चुना जाए। पहले पॉइंट तो ये हमारा उठा, और इसके साथ साथ पॉइंट उठा कि क्या पावर होंगी, डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर। जो राज्यपाल होगा, राज्यपाल की अपनी विवेकाधीन शक्तियां, डिस्क्रिशनरी होते हैं यहाँ पे दोस्तों विवेकाधीन, ऐसी शक्तियां जो वो खुद की यूज कर सके, उसके लिए उसको किसी की एडवाइस नहीं लेनी, किसी की सलाह नहीं लेनी, किसी से कुछ नहीं पूछना, उसकी खुद की शक्तियां कुछ जो वो खुद से यूज कर सकता है। तो ये हम देखेंगे कि इलेक्ट क्यों नहीं किया गया और नॉमिनेट क्यों नहीं किया गया। तो आइडिया ऑफ इलेक्टेड गवर्नर इज डिस्कार्डेड। जब ये बात किसने बोली थी कि गवर्नर को इलेक्ट करके हम लाए गए, ये ड्राफ्ट कमेटी में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बोली थी। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने ड्राफ्ट कमेटी में बोला कि हम गवर्नर को इलेक्ट करके लाएंगे, ना कि अपॉइंट करके। और लेकिन ये प्रस्ताव जब भी कॉन्स्टिट्यूशन हमारी असेंबली बनी, जब संविधान पर विचार हुआ, तो नेहरू जी के उसमें ये कैंसिल कर दिया गया।
अब वो किन कारणों के कारण कैंसिल किया गया वो हम देखते हैं। तो जैसा हमने देखा कि गवर्नर क्या है, बेसिकली गवर्नर एक इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, यानी कि वो किसी को रिपोर्ट नहीं करता, किसी के लिए उत्तरदायी नहीं है। हाँ, हालांकि वो जो हमारा राष्ट्रपति है उसके प्रसाद पर्यंत वो अपने जो पद है उस पर रहता है, लेकिन वो उसके लिए पूरा उत्तरदायी नहीं है। तो गवर्नर एक इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, विच इज नॉट पॉसिबल इफ द गवर्नमेंट इज ए पॉलिटिकल ऑफिस। अगर हम गवर्नर को भी चुन के लाएंगे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, वो एक इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा। अगला पॉइंट, पॉलिटिकल डेडलॉक हो जाएगा ऑफिसर्स के बीच में, जो गवर्नर है और चीफ मिनिस्टर उनके बीच में एक पॉलिटिकल डेडलॉक हो जाएगा। अब यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकती है, गवर्नर अलग अपनी पॉलिटिकल पार्टी का है और चीफ मिनिस्टर अपना अलग पॉलिटिकल पार्टी का है, लेकिन दोनों क्या है, दोनों इलेक्शन से चुन के आए हैं, ये भी जनता ने चुना है गवर्नर भी मानो और चीफ मिनिस्टर भी जनता ने चुना है। तो इन दोनों की पावर्स को लेके आपस में हमेशा लड़ाई रहेगी कि कौन ज्यादा पावरफुल है। तो गवर्नर अगर अलग कंट्री का, अलग पॉलिटिकल पार्टी का है तो भी ज्यादा पावरफुल, गवर्नर अपने आप को मानेगा, चीफ मिनिस्टर अपने आप को मानेगा, दोनों पार्टी आपस में एक डेडलॉक सिचुएशन हो जाएगी और लोग ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गवर्नर अपनी पावर्स को यूज करना चाहेगा और सीएम अपनी पावर्स को यूज करना, और दोनों बराबर किस लिए होंगे, क्योंकि हम इसको इलेक्ट कर रहे हैं, दोनों चुने तो जनता नहीं है ना, ओवरऑल जनता का फैसला था तभी दोनों बने हैं। अगर इन केस द गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर बिलोंग टू द सेम पार्टी तो भी प्रॉब्लम है, यहाँ पे भी लड़ाई तो यही रहेगी, चाहे सेम पार्टी से हो चाहे अगली पार्टी से, दूसरी अलग पार्टी से, क्योंकि गवर्नर को भी हम चुन रहे हैं और चीफ मिनिस्टर को भी हम चुन रहे हैं। तो प्रॉब्लम सेम रहेगी कि गवर्नर अपनी पावर ज्यादा समझेगा और चीफ मिनिस्टर अपनी पावर ज्यादा समझेगा। तो एक इंडिपेंडेंट होना यहाँ पे जरूरी था, जिसके लिए अपॉइंट करना जरूरी था। अगर सेम पार्टी के होंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी, अपना गवर्नर जो उसकी पावर्स है वो अच्छी तरह से वो यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि चीफ मिनिस्टर को बोलेगा ये काम करना है और ये पूरे दोनों क्या करेंगे, हमेशा एक सलाह मिलाकर ही काम करेंगे। तो जो गवर्नर का जो मेन मकसद है ना वो जरूरी नहीं रह पाएगा। अगर सेम पार्टी से तो यहाँ गवर्नर की जरूरत ही नहीं है, जो काम करना हो तो चीफ मिनिस्टर कर ही सकता है ना, गवर्नर की जरूरत ही नहीं है। तो हमने अपॉइंट करने के लिए कुछ एक ऐसा अलग से पोस्ट जो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को भी यूज कर पाए। गवर्नर कैन डेवलप हिज ओन पॉपुलिस्ट वेस्टेड इंटरेस्ट, अगर गवर्नर को चुन के ला रहे हैं तो वो अपना एक अलग से पॉपुलिस्ट भी बना सकता है, एक अलग से जनता जो उसको भी पसंद करती है तो वो एक अलग से उभर के आ सकता है, और उसके कारण वो कुछ ऐसी चीजें भी कर सकता है, अपने कंप्रोमाइज कर सकता है ड्यूटी से, जैसे कि सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के लिए, इंटरनली और एक्सटर्नल थ्रेट्स के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो सिक्योरिटी देखने के लिए, स्टेट की सिक्योरिटी के लिए भी जरूरी था कि हम उसको किसी पॉलिटिकल पार्टी से दूर रखें और हम उसको क्या करें, अपॉइंट करें, ना कि हम उसको इलेक्ट करके ला रहे हैं। तो जवाहरलाल नेहरू ने भी एक्सप्लेन किया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कि हम इलेक्शन के थ्रू नहीं, हम अपॉइंट वाला तरीका अपनाएंगे। अपॉइंट वाला तरीका इसलिए बेसिकली गवर्नर हमारा ड्यूअल रोल प्ले करता है, एक तो ये होता है एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और एक हमारी ये है एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस। वो एजेंट तो है सेंट्रल गवर्नमेंट का, लेकिन वो किसी भी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट का के अंडर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वो सिर्फ एजेंट है कि वहां की काम अपने यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कहा वो अपने यहाँ पे उसको लागू कर सकते हैं या उनकी सलाह ले सकता है किसी भी मामले में, ठीक है, उसके लिए। और एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, वो अपनी खुद की डिस्क्रिशनरी पावर यूज कर सकता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मदद से थोड़ा काम भी कर सकता है। अब देखेंगे हम आर्टिकल 153 से 167 में, जो हमारा पार्ट 6 है कॉन्स्टिट्यूशन का, भाग 6 हमारे संविधान का, उसमें जो आर्टिकल्स है, अनुच्छेद है 153 से लेकर 167 तक, उसमें पूरा स्टेट गवर्नमेंट के बारे में है। तो दोस्तों आज जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो आर्टिकल बाय आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आर्टिकल 153 से। तो आर्टिकल 153 क्या कहता है, आर्टिकल 153 है गवर्नर्स ऑफ स्टेट के बारे में, यानी कि राज्यों के राज्यपाल के बारे में। तो ये कहता है देयर शैल बी गवर्नर फॉर ईच स्टेट, हर एक स्टेट के लिए उसका एक गवर्नर होगा। इट मीन्स दैट देयर शैल नॉट बी ए वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द गवर्नर, इसका मतलब ये है कि किसी भी स्टेट में जो गवर्नर की वैकेंसी है वो कभी भी खाली नहीं होगी। इसका मतलब क्या है कि गवर्नर, जैसे हमारा गवर्नर कितने टाइम के लिए होता है, टर्म उसका क्या होता है 5 ईयर्स, 5 ईयर्स हो गए, जब तक कोई नया गवर्नर अपनी उस चेयर को नहीं लेगा, मतलब अपना पद ग्रहण नहीं करेगा, तब तक पुराना वाला गवर्नर, चाहे उसको 5 साल भी हो गए, उसके बाद भी वो उस पोजीशन पर रहेगा। तो वो चेयर कभी खाली नहीं हो सकती, मतलब जब तक कि कोई भी नया गवर्नर या कोई भी नया आदमी जब गवर्नर की पोस्ट जब तक नहीं संभालेगा, पुराना गवर्नर ही अपना काम करता रहेगा, चाहे उसको 5 साल से ज्यादा भी हो जाए तो भी। Provided that nothing in the article shall prevent the appointment of the same person as governor of 2 or more state, तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक बंदा जो है वो एक ही स्टेट का गवर्नर हो सकता है, एक बंदा 2 या 2 से ज्यादा स्टेट का गवर्नर भी हो सकता है। और ये
किस आर्टिकल से, किस अमेंडमेंट में हमें मिला है, ये 7th अमेंडमेंट में लिखा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1956 जो संविधान का अधिनियम है 1956 का 7वां संशोधन जो हुआ है उसमें ये लिखा गया है आर्टिकल में, आर्टिकल 153 में कि टू द इफेक्ट दैट वन पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज गवर्नर फॉर 2 मोर स्टेट, कि जो एक पर्सन है, अगर एक गवर्नर एक स्टेट का गवर्नर है तो वो 2 और स्टेटों का गवर्नर भी हो सकता है, 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स का गवर्नर भी हम उसको बना सकते हैं। तो दोस्तों आर्टिकल 153 में क्या था, आर्टिकल 153 में है कि हर एक स्टेट का एक गवर्नर होगा, एक जो पर्सन है वो एक स्टेट से ज्यादा का भी गवर्नर हो सकता है, लेकिन गवर्नर की पोस्ट कभी भी खाली नहीं होगी, उसका टर्म 5 इयर्स होता है, अगर उसका 5 ईयर से ज्यादा भी हो जाए तो भी वो अपनी गद्दी पर बना रहेगा जब तक कि दूसरा नया गवर्नर उसको अपना पद ग्रहण ना कर ले। अब आगे आर्टिकल 154, आर्टिकल 154 है एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ स्टेट के बारे में, कि एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या है स्टेट की, और एग्जीक्यूटिव हेड मतलब हेड कौन है अपना स्टेट का, वो कौन है, गवर्नर। तो बेसिकली गवर्नर्स की पावर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी वेस्टेड इन द गवर्नर, वेस्ट का मतलब होता है यहाँ पे निहित। तो एग्जीक्यूटिव पावर जो है स्टेट की वो किसके है, कार्यकारी शक्तियां राज्य की वो किसमें निहित है, गवर्नर में, राज्यपाल सारा संभालता है। शैल बी एक्सरसाइज बाय हिम आइदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिशियल सबऑर्डिनेट टू हिम इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो भी पावर्स हैं स्टेट की, कार्यकारी शक्तियां एक राज्य की, वो गवर्नर में निहित है, और वो सारे काम वो तो डायरेक्टली या जो भी उसको ऑफिसर सबऑर्डिनेट है उसके माध्यम से कर सकता है। अगला आर्टिकल है 155 अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, कि गवर्नर का अपॉइंटमेंट उसको नियुक्त करना, कौन नियुक्त करता है उसको, द गवर्नर ऑफ ए स्टेट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, यानी कि प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करता है एक लेटर पे जहां पे उसके साइन होंगे, उसके अकॉर्डिंग उसको अपॉइंट करता है गवर्नर को। अगला है टर्म, आर्टिकल 156 टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर, कि कितने टाइम के लिए गवर्नर बनाएगा। तो गवर्नर होता है बेसिकली 5 इयर्स के लिए, लेकिन प्रेसिडेंट उसको नियुक्त करता है, तो हम बोलते हैं कि गवर्नर जो है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर बना रहता है, यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहता है तब तक राज्यपाल अपने पद पर बना रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट जब भी चाहे गवर्नर को हटा सकता है, वो उसका कार्यकाल 5 साल तक होता है। तो गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, तो गवर्नर जो है राज्यपाल वो प्रेसिडेंट के प्लेजर तक यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर बना रह सकता है। The governor may be by writing under his hand address to the president resign the office, अगर राज्यपाल चाहे, अगर वो अपने पद को छोड़ना चाहता है, रिजाइन करना चाहता है, तो वो रेजिग्नेशन लेटर किसको देगा, प्रेसिडेंट को देगा। Subject to the foregoing provisions of the article, a governor shall hold a term of 5 years from date on which he enters upon the office. जिस दिन वो अपने पद को ग्रहण करता है उस दिन से लेकर वो 5 साल तक, गवर्नर का कार्यकाल 5 साल तक होता है, उस दिन से लेकर वो 5 साल तक बना रहता है। Provided that a governor shall notwithstanding the expiration of his term continue to hold office until his successor enters upon the office, जैसा कि पहले भी बताया गया था कि जब तक उसका सक्सेसर यानी कि नया बंदा जब तक राज्यपाल की चेयर नहीं संभालता है तब तक पुराने वाला गवर्नर अपने पद पर बना रहेगा, चाहे उसको 5 साल से ज्यादा भी हो जाए। अगला है आर्टिकल क्वालिफिकेशंस ऑफ द अपॉइंटमेंट एज गवर्नर, क्या क्या योग्यताएं हैं, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए गवर्नर को बनने के लिए। तो मेनली यहाँ पे 2 क्वालिफिकेशंस है एक गवर्नर को बनने के लिए। फर्स्ट, ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वो इंडिया का यानी कि भारत का नागरिक हो। तो मेनली जो भी कोई पोस्ट है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, गवर्नर है, तो उसके लिए ये तो लाइन हमेशा ही होती है, ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब वो बंदा भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए। मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स, तो गवर्नर के लिए एज कितनी रखी गई है, 35 ईयर्स, वो एक भारत का नागरिक हो और 35 ईयर्स पूरे कर चुका हो तो वो गवर्नर के लिए अप्लाई कर सकता है। अगला, सो एडिशनल यहाँ पे 2 कन्वेंशन आते हैं कि फर्स्ट, ही शुड बी एन आउटसाइडर, उसको आउटसाइडर होना चाहिए, मतलब अगर कोई पर्सन सपोज हरियाणा का पर्सन है तो वो हरियाणा का गवर्नर नहीं बन सकता, वो किसी और स्टेट का गवर्नर बन सकता है, सपोज पंजाब का बन सकता है, यूपी का बन सकता है, एचपी का बन सकता है, किसी और स्टेट का गवर्नर बन सकता है, लेकिन हरियाणा का गवर्नर नहीं बन सकता। और ये क्यों हम करते हैं कि वो नहीं हो सकता, ही शुड नॉट बिलोंग टू द स्टेट वेयर ही इज अपॉइंटेड,
so that he is free from the local politics। क्योंकि अगर कोई हरियाणा का बंदा है, वो हरियाणा में रहता, तो उसको वहां की पॉलिटिक्स के बारे में बिल्कुल अच्छे से पता है कि किससे कितना बना के रखना है, किसी से काम निकलवाने के लिए क्या करना है, कुछ वो ना लोकल पॉलिटिक्स से बिल्कुल अच्छी तरीके से वाकिफ होता है। तो उस चीज को दूर रखने के लिए, क्योंकि गवर्नर क्या है, बेसिकली एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, तो उस पोस्ट की जो मर्यादा है वो बनाए रखने के लिए, एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनाए रखने के लिए हम उसको उस स्टेट का गवर्नर ही बनाते, क्योंकि वहां पर उसको लोकल पॉलिटिक्स के बारे में सब कुछ पता रहता है। तो एक नए स्टेट्स में हम उसको गवर्नर बना के भेजते हैं। Second, while appointing the governor, the president is required to consult the chief minister of the state concerned। जब प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है गवर्नर को, तो वो जरूरी है कि वो चीफ मिनिस्टर, जो स्टेट का उस चीफ मिनिस्टर है, उससे कंसल्ट करे, सो दैट द स्मूथ फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट इज एंश्योर, ताकि जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संविधान का काम है वो थोड़ा अच्छे से होता रहे। लेकिन ये हमेशा देखने को मिलेगा कि पहला हम पॉइंट रखते हैं, कोशिश की वही हो कि आउटसाइडर हमारा गवर्नर बने, लेकिन दूसरे पॉइंट में बहुत बार आपको वायलेशन देखने को मिलेंगी। तो कि ये जरूरी नहीं है कि ये लिखा है, ये हम बोलते कि प्रेसिडेंट को रिक्वायर्ड है कि वो चीफ मिनिस्टर से कंसल्ट करे, लेकिन ये जरूरी नहीं है। प्रेसिडेंट हमेशा इस रूल को वॉयलेट करता रहता है, बहुत सारे केसेस में आपको ये मिल जाएगा। अगला आर्टिकल है कंडीशंस ऑफ द गवर्नर ऑफिस। हमने अभी देखी क्वालिफिकेशन क्या थी, अब हम देखेंगे क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। shall not be a member of either house of parliament or house of the legislature of any state। किसी भी संसद के सदस्य नहीं होना चाहिए, वो ना लोकसभा का हो ना राज्यसभा का हो, ठीक है। इफ ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ ए हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ एनी सच स्टेट बी अपॉइंटेड गवर्नर, he shall be deemed to have vacated his seat in that house on the date on which he enters upon his office as governor। अगर वो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार में, अगर वो किसी भी पद पर है, लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा या विधान परिषद में, तो उसको वो पोस्ट उसी दिन से वो खाली करनी होगी जिस दिन वो एज ए गवर्नर अपॉइंट होता है, यानी कि एज ए गवर्नर वो शपथ लेता है, उसी दिन से उसको पोस्ट खाली करनी होगी। वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर को रहते हुए वो गवर्नर नहीं बन सकता। सेकेंड पॉइंट, शेल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, उसके पास कोई और लाभ का पद नहीं हो। अगला, द गवर्नर शैल बी एंटाइटल्ड विदाउट पेमेंट। अब उसको क्या क्या मिलेगा, तो उसको एक मिलता है, हम जो घर उसको मिलता है हम उसको बोलते हैं राजभवन। तो गवर्नर को क्या मिलता है, राजभवन। राजभवन उसको मिलेगा जिसका उसको कोई रेंट पे नहीं करना होता है रहने का। इसके अलावा उसको क्या मिलते हैं, अलाउंसेस, टेलीफोन बिल, मेडिकल बिल, कन्वेंस बिल, ये सारे उसको मिलते हैं अलाउंसेस। एमोलुमेंट्स मिलेंगी, प्रीलब्धियां, वो सारी चीजें उसको मिलेंगी, और जो भी हमारी पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग जो भी डिटरमाइंड होगा वो उसको मिलेगा। तो बेसिकली जो सैलरी है या उसके क्या अलाउंसेस होने हैं, क्या प्रिविलेजेस गवर्नर को मिलने हैं, क्या अमोलुमेंट्स मिलने हैं, प्रेसिडेंट सिर्फ गवर्नर को अपॉइंट करता है, लेकिन उसकी बाकी चीजें, उसको सैलरी क्या मिलेगी, एमोलुमेंट्स यानी कि उसकी प्रीलब्धियां क्या होंगी, अलाउंसेस क्या होंगी, क्या क्या उसको फैसिलिटी मिलेंगी, क्या क्या प्रिविलेज, क्या क्या उपलब्धियां उसको मिलेंगी, तो वो कौन डिसाइड करता है, पार्लियामेंट डिसाइड करती है, वो प्रेसिडेंट डिसाइड नहीं करता है। ठीक है, अब हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि एक गवर्नर, दो या दो से अधिक स्टेट्स का भी गवर्नर हो सकता है, एक पर्सन, जैसे अभी है, एक हरियाणा का भी है और पंजाब का भी है। तो वो क्या होंगे, जो अपने एमोलुमेंट्स है या अलाउंसेस है या प्रिविलेज है, वो इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड हो सकते हैं, या जो भी प्रोपोर्शन प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा उसके अकॉर्डिंग वो प्रोपोर्शन में स्टेट से खर्चा लिया जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। The emoluments and allowances of the governor shall not be diminished during his terms of office। अगर आपने एक बार तय कर दिया कि उसको इतना एमोलुमेंट्स मिलना है, इतने अलाउंसेस मिलने हैं, इतना उसको सैलरी मिलनी है, तो वो उसके टर्म तक, यानी कि वो 5 साल तक रहता है, उसमें घटाई नहीं जा सकती। ठीक है, वो किसी भी केस में घटाई नहीं जा सकती। हाँ, जब हम बोलते हैं कि हमारे पास इमरजेंसी है, कौन सी इमरजेंसी, जो वो वित्त इमरजेंसी होती है, धन वाली इमरजेंसी, तो उस केस में हम इसको घटा सकते हैं जब हमारे देश को जरूरत होती है। बट आप किसी भी नॉर्मल कंडीशन में गवर्नमेंट की पद पे जब वो है, उसकी सैलरी, उसके इंसेंटिव्स, उसके अमाउंट्स, उसकी अलाउंसेस, आप उसको कम नहीं कर सकते हो। अगला पॉइंट, आर्टिकल 159, ओथ ऑफ अफर्मेशन ऑफ गवर्नर। यहाँ पे दो वर्ड होते हैं हमेशा, एक होती है ओथ, एक होती है अफर्मेशन। तो ओथ में क्या फर्क है और अफर्मेशन में क्या फर्क है, ये हम यूज करते हैं ओथ, जिसको गॉड में
भरोसा होता है। तो ओथ यानी कि वो शपथ लेता है। अफर्मेशन एक तरीके से एक कंफर्मेशन देता है, जो गॉड में बिलीव नहीं करता उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, अफर्मेशन। ठीक है। तो द ओथ और अफर्मेशन विच ए गवर्नमेंट हैज टू टेक बिफोर एंट्रिंग अपॉन दी ऑफिस। तो एक गवर्नर को एक गवर्नर जब भी अपना ऑफिस अपना पद ग्रहण करता है तो उससे पहले उसको शपथ लेनी होती है। तो वो शपथ क्या है, फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस, यानी कि वो अपना काम पूरा अच्छे तरीके से करेगा, विश्वास पूर्ण करेगा। टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, अपने संविधान अपने कानूनों को वो हमेशा उनका सुरक्षा करेगा, उसको बचा के रखेगा, उसको डिफेंड करेगा। टू डिवोट हिमसेल्फ टू द सर्विस एंड वेल बीइंग ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट, वो अपने आप को अपनी सर्विस में, अपनी सेवा में, अपने देश की सेवा में और अपने राज्य के लोगों के लिए, उसकी भलाई के लिए अपने आप को समर्पित कर देगा। द ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ गवर्नर, अच्छा अब ओथ तो लेता गवर्नर, कौन दिलाता है गवर्नर को ओथ, चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट, उससे हाई कोर्ट, जिस भी स्टेट का गवर्नर वो बना है उस स्टेट के हाई कोर्ट चीफ, जो हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस ओथ दिलाते हैं। अगर वो नहीं है तो कोई भी सीनियर मोस्ट जज ऑफ द कोर्ट जो भी अवेलेबल होगा वो ओथ दिलाएगा गवर्नर को। सैलरी कितनी होती है, सैलरी दोस्तों अभी 2018 में ही बढ़ी है, ये अब कितनी हो गई है, 3,50,000, साढ़े तीन लाख। पहले कितनी थी, 1,10,000। तो 1,10,000 से 2018 में ये हो गई है 3,50,000। तो सैलरी जैसे अभी रिसेंटली चेंज हुई, तो ये भी आप याद रख सकते हैं ताकि सैलरी से कोई क्वेश्चन आए तो आपको पता रहे। अगला, डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शन ऑफ द गवर्नर, ये कौन से में है, आर्टिकल 160 में। So in discharge of the function of the governor in certain contingencies, the president may make such provision as he think fit for the discharge of the function of the governor of a state in any contingency not provided for in this chapter। अगर गवर्नर को उसके, देखो अगर गवर्नर को पद छोड़ना है तो वो रिजाइन देता है किसको, प्रेसिडेंट को। अगर प्रेसिडेंट को लग रहा है कि वो नहीं है, मतलब गवर्नर के पद के लायक नहीं, उसको डिस्चार्ज करना है, तो उसको सबसे पहले 2 मंथ्स का नोटिस देते हैं। गवर्नर के पद पे रहते हुए ना तो आप उसको किसी भी मामले में गिरफ्तार कर सकते हो ना अरेस्ट कर सकते हो। तो ऐसे केस में जब भी कुछ होगा तो उसको 2 मंथ्स का नोटिस दिया जाता है, तभी उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। क्योंकि गवर्नर एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उसको पूरा मौका दिया जा सकता है कि जो भी आप आरोप लगे हैं वो उस पर अपनी सफाई दे सकता है। तो 2 मंथ्स का टाइम होता है, 2 मंथ से पहले आपको नोटिस देना होता है, तभी आप उसको डिस्चार्ज कर सकते हो बाद में पूरी कार्रवाई के साथ। आर्टिकल 161, द जुडिशियल और पार्डनिंग पावर्स ऑफ गवर्नर, की जो क्षमा करने की, पार्डन क्या होता है, किसी को क्षमा करना, क्षमा करने की पावर गवर्नर की क्या है, उसकी जुडिशियल यानी कि न्यायिक शक्तियां क्या है गवर्नर की, वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। गवर्नर द पावर टू ग्रांट पार्डन, गवर्नर की शक्तियां क्या है, टू ग्रांट पार्डन, क्षमा करना, ये होता है क्षमा करना। किसी की सजा ज्यादा है, आप उसको कम कर रहे हो, मतलब उसको क्षमा करना। रिप्राइव, रेस्पाइट, रिमिशन। रिप्राइव होता है दोस्तों विराम लगाना। गवर्नर फांसी की सजा को टाल नहीं सकता, लेकिन अगर उसको लगता है कि केस जेन्युइन है तो वो थोड़े टेम्पररी टाइम के लिए उसको विराम लगा सकता है, उसको रोक सकता है, ताकि तब तक उस बंदे को मौका मिल जाए अपने आप को सही साबित करने के लिए। तो वो होता है रिप्राइव। गवर्नर ये याद रखना कि वो मौत की सजा को नहीं टाल सकता, फांसी की सजा को नहीं टाल सकता, लेकिन उसको कुछ टाइम के लिए विराम कर सकता है, कुछ टाइम के लिए उसको टेम्पररी होल्ड कर सकता है। तो वो क्या है, रिप्राइव क्या है। रेस्पाइट, रेस्पाइट में क्या होता है कि किसी बंदे की कंडीशन को देखते हुए उसकी सजा को कम कर लेना। सपोज किसी की सजा 7 साल है, कोई लेडीज है और वो प्रेग्नेंट हो गई है, तो उसकी सजा को 4 साल कर देना। तो ये क्या हो गया, उसके लिए रेस्पाइट हो गया। रिमिशन में भी सेम होता है, किसी की सपोज 7 साल के लिए सजा है, उसको 4 साल के लिए कम कर देना। अब इसमें होता क्या डिफरेंस है, होता है रेस्पाइट में क्या होगा कि यहाँ पे जो 7 साल की सजा वो 4 साल तो कर दी गई है, लेकिन उसकी कंडीशंस को भी नॉर्मल कर दिया गया है। जैसे यहाँ पे कोई लेडी प्रेग्नेंट है, तो जो अभी वो काम कर रही है, सपोज वो 4 घंटे खुदाई का काम करते, तो वो यहाँ पे कर रही है, तो यहाँ पे नहीं करेगी, उसकी सजा को कम कर दिया गया है। लेकिन रिमिशन में क्या होगा, जो कंडीशंस है, जो उसका नेचर है सजा का, वो सेम रहेगा। सपोज यहाँ पे कोई व्यक्ति वो 5 घंटा रोज खुदाई करता, तो यहाँ पे 4 साल के लिए उसको 5 घंटा हर रोज खुदाई करनी है। नेचर जो है सजा का वो कम नहीं होगा, ड्यूरेशन कम हो जाएगी। रेस्पाइट में ड्यूरेशन कम हो रही है लेकिन नेचर भी कम हो रहा है, तो वो आप एक बार ध्यान रखिएगा। किसी को क्षमा कर सकता है कि मौत की सजा को कुछ टाइम के लिए, फांसी की सजा को कुछ टाइम के लिए टेम्पररी विराम लगा सकता है। रेस्पाइट सजा को कम कर सकता है, लेकिन नेचर ऑफ
सजा जो आपका नेचर है सजा का वो भी कम कर सकता है। रिमिशन में नेचर सजा का वो सेम रहेगा। यहाँ पे अगर वो खुदाई करे तो यहाँ पे भी खुदाई करेगा, यहाँ पे उसको छूट नहीं मिलेगी जो सजा का नेचर है, ठीक है। ऑफ पनिशमेंट और टू सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू द मैटर्स टू विच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट एक्सटेंड्स। और किसी भी ऐसे व्यक्ति के मामले को सुन सकता है जिसमें की पावर है एग्जीक्यूटिव पावर्स है स्टेट की, ठीक है। तो बेसिकली चार हमने यहाँ पे देखिए चार पावर्स है, एक ग्रांट पार्डन माफी देना, दूसरा रिप्राइव यानी कि सजा पे थोड़े टाइम के लिए विराम लगाना, तीसरी इज रेस्पाइट सजा को कम करना लेकिन नेचर सेम रहेगा सजा का, और आगे है रिमिशन सजा कम होगी, सॉरी रेस्पाइट में नेचर नहीं नेचर बदल जाता है और यहाँ पे नेचर सेम रहेगा। यहाँ पे हमने क्यों दिया लेनेंसी, कंडीशंस को देखते हुए, जैसे कि यहाँ पे लेडीज प्रेग्नेंट है तो हम उसको कंडीशंस को देख रहे हैं कि देखते हुए सजा कम कर रहे हैं, लेकिन रिमिशन में हम सजा कम कर रहे हैं, मान लो किसी का व्यवहार अच्छा है जेल में तो हम उसकी सजा को कम कर रहे हैं, लेकिन जो नेचर है जो काम वो यहाँ पे 7 साल के लिए उसको करना था वो अभी भी जो उसका हर रोज का रूटीन बनाया गया था वो रूटीन वो फॉलो करते हुए वो 4 साल की सजा को पूरा करेगा। तो कोर्ट मार्शल जो होता है, कोर्ट मार्शल के केस में भी गवर्नर कुछ नहीं कर सकता। ये रूल कब बना था, 1961 में। नानावती और स्टेट ऑफ बॉम्बे का केस चला था 1961 में, तब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि गवर्नर्स पावर अंडर आर्टिकल 161 यानी कि आर्टिकल 161 के अंडर जो गवर्नर की पावर्स है माफ करने की और न्यायिक शक्तियां हैं वो उसमें चेंज किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने चेंज किया, गवर्नर हैज नो पावर रिगार्डिंग द कोर्ट मार्शल। अगर किसी का कोर्ट मार्शल होता है तो गवर्नर्स को उसके रिगार्डिंग कोई भी पावर नहीं है। तो प्रेसिडेंट से अलग क्या है गवर्नर में कि प्रेसिडेंट को ये सारी पावर्स हैं, लेकिन प्रेसिडेंट को यहाँ पे डेथ ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ के लिए भी पावर्स हैं, लेकिन गवर्नर को यहाँ पे कोई पावर नहीं है। गवर्नर किसी की भी फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट को आप गुहार लगा सकते हो बट राज्यपाल नहीं करेगा। Subject to the provisions of the Constitution, the executive power of a state shall extend to the matter with respect to which the legislature of state has power to make law. Provided that in any matter with respect to which the legislature of a state and parliament have power to make laws, the executive power of the state shall be subject to and limited by the executive power expressly conferred by the Constitution or the law made by the पार्लियामेंट अपॉन दी यूनियन और अथॉरिटीज देयरफॉर। तो जो भी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं स्टेट की वो कौन करता है उसके अकॉर्डिंग हमारी राज्यपाल के अकॉर्डिंग होगी। ये है हमारा आर्टिकल 162 था, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ स्टेट कि जो भी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं स्टेट की वो किसके नाम पर की जाएंगी, हमारी गवर्नर के नाम पर। अगला आर्टिकल है 163 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइजर गवर्नर। हमने देखा था यूनियन गवर्नमेंट में भी होता है स्टेट गवर्नमेंट में भी होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो सलाह देता है चीफ मिनिस्टर को, वहां सलाह देता है प्राइम मिनिस्टर को। तो देयर शुड बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द चीफ मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन except in so far as he is by or under this constitution required to exercise his function or any of them in his discretion। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जो गवर्नर को एडवाइस करेगी टाइम टू टाइम। चीफ मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मदद से ही अपना काम करता है। जब भी गवर्नर को सलाह की जरूरत होगी तो गवर्नर की हेल्प करने के लिए क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी। If any question arises whether any matter is or is not a matter or respects which the governor is by or under this constitution required to act in his discretion, अगर कोई भी ऐसा मैटर आता है कि गवर्नर को अपनी शक्ति यूज करनी है या नहीं करनी है, विवेकाधीन शक्ति डिस्क्रिशन पावर, द डिसीजन ऑफ द गवर्नर इन हिज डिस्क्रिशन शैल बी फाइनल। कोई भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि फैसला लेने में प्रॉब्लम हो रही है, फैसला नहीं लिया जा रहा है, तो गवर्नर अपनी डिस्क्रिएशन पावर को यूज कर सकता है। एंड वैलिडिटी ऑफ एनीथिंग डन बाय द गवर्नमेंट शैल नॉट बी कॉल्ड इन एनी क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड दैट ही ought or ought not to have acted in this situation। और गवर्नर एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसके द्वारा जो लिया गया फैसला है उसकी वैलिडिटी को लेकर आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता है कि उसको ऐसा करना चाहिए था या अपनी विवेकाधीन शक्तियों को यूज नहीं करना चाहिए था। तो द क्वेश्चन वेदर एनी एंड इफ सो व्हाट एडवाइस वाज टेंडर्ड बाय द मिनिस्टर्स टू द गवर्नर शैल नॉट बी इंक्वायर्ड टू एनी कोर्ट। तो कोई भी जो भी गवर्नर है अगर कोई अपनी डिस्क्रिशन पावर यानी कि अपनी विवेकाधीन शक्तियों को यूज करता है तो किसी भी मिनिस्टर द्वारा वो किसी भी कोर्ट में आप उसको आप कोर्ट में उसको दावा नहीं कर सकते हो।
वो उसका जो डिसीजन है वो वैलिड है। आर्टिकल 163 explicitly recognizes governor discretionary powers that there are situations in which the governor has to act without the aid and advice of the council of minister। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस है जहां पर गवर्नर, राज्यपाल बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मदद से काम करता है, तो उसके पास कुछ अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स है। और वो क्या पावर्स है? वो दो तरह की पावर्स हैं। एक तो सर्कमस्टेंसेस ही ऐसे आ जाए, यानी कि परिस्थितियां ही ऐसी उत्पन्न हो जाए राज्य सरकार में, मान लो कि किसी के पास बहुमत नहीं है किसी भी सरकार के पास, या कुछ ऐसा हो जाए कि मतलब भंग हो जाए सरकार, तो इस केस में क्या कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि गवर्नर को अपनी विवेकाधीन शक्तियों को यूज करना होता है। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ पावर्स को बाय डिफॉल्ट दी है कि इन फैसलों पर, इन चीजों पर आपको ही फैसला लेना है, उसके पास खुद को फैसला लेने की पावर्स है। तो वो क्या है, फर्स्ट पॉइंट में क्या है और सेकंड पॉइंट में क्या है, वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट क्लास में बेसिकली क्या है, और ये फर्स्ट क्लास और ये सेकंड क्लास कौन सी समिति में मेंटेन है? सरकारिया कमीशन रिपोर्ट। सरकारिया कमीशन रिपोर्ट में, तो इसकी वीडियो आपको अलग से मिल जाएगी, तो वो आप सरकारिया कमीशन रिपोर्ट उसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे। क्या है बेसिकली फर्स्ट में कि कौन सी सिचुएशन ऐसी आ जाती हैं जब गवर्नर अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स को यूज करता है। चूजिंग द चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर को चूज करना है तब। लेकिन चीफ मिनिस्टर क्या हुआ? चीफ मिनिस्टर वही होता है जिस भी सरकार की मेजोरिटी होती है उसी सरकार का। लेकिन जरूरी नहीं कि जैसे हरियाणा स्टेट है उसमें 90 सीट्स हैं, 46 सीट जिसको मिल जाएंगी वो क्या बन जाएगी? उसकी सरकार बन जाएगी। सपोज यहाँ पे बीजेपी की सरकार बन गई, ठीक है, 46 में। लेकिन ये जरूरी नहीं कि चीफ मिनिस्टर 46 में से ही होगा, वो बीजेपी यानी कि सरकार डिसाइड करेगा। कई बार हम बोलते हैं कि सरकार की कमान पे डिमांड जो डिसीजन है वो छोड़ दिया गया है, तो सरकार डिसाइड करके बताएगी। तो ये जरूरी नहीं कि 46 में से ही चीफ मिनिस्टर बनेगा। 46 सिर्फ इसलिए है कि इन लोगों की सरकार आ गई है, सरकार के एक कंफर्मेटी के लिए कि बीजेपी की सरकार मान लो आ गई है 46 सीट लेकर, तो अब जो है चीफ मिनिस्टर बीजेपी सरकार का होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि उन 46 में से ही होगा, ठीक है। अगला पॉइंट है टेस्टिंग मेजोरिटी। डिसमिसल ऑफ चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर को हटाना है। अगर लग रहा है कि चीफ मिनिस्टर पे हम कई बार अविश्वास प्रस्ताव की बात करते हैं, जिसकी वीडियो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है। जब अविश्वास प्रस्ताव आता है यानी कि कोई पर्सन यानी कि चीफ मिनिस्टर अपना विश्वास मत ना कर पाए हासिल, तो अविश्वास प्रस्ताव करके उसको हम हटा सकते हैं। लेकिन उसके लिए उसको टाइम दिया जाता है, ताकि वो जब अविश्वास प्रस्ताव किसी पर लगाया जाएगा तो उसको टाइम दिया जाएगा कि वो अपने आप को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस यानी कि विश्वास मत हासिल कर सके, ठीक है। अगर वो हासिल कर लेता तो ठीक है, अगर वो हासिल नहीं कर पाता तो ही उसको उस पोजीशन से डिसमिस किया जाएगा। डिसॉल्विंग द असेंबली, असेंबली को भंग करना। रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल 356 कॉन्स्टिट्यूशन रूल, यानी कि संवैधानिक इमरजेंसी जब लगानी है तो रिकमेंडेशन करता है कौन? गवर्नर रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट रूल के लिए आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग। रिजर्विंग द बिल फॉर द प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन, कोई भी बिल जो भी विधेयक आता है, कोई भी बिल आता है, तो उसको प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रोक के रखना। यह है आर्टिकल 200 में गवर्नर को पावर है कि जैसे कोई भी स्टेट ऑफ लेजिस्लेचर में कोई भी कानून अगर पास होता है, कोई भी बिल अगर पास होता है, जैसे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में होकर किसके पास जाता है? राज्यसभा और लोकसभा में पास होने के बाद प्रेसिडेंट के बाद, तो स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट ऑफ लेजिस्लेचर के बाद किसके पास जाता है? गवर्नर के बाद जाता है। यानी कि जो यहाँ पे केंद्र सरकार है, ये केंद्र संसद है जो हमारी लोकसभा राज्यसभा, यहाँ पे पास होने के बाद जाएगा हमारे राष्ट्रपति के बाद, और यहाँ पे जो हमारी राज्य सरकार है इसके बाद जाता है गवर्नर के पास। तो गवर्नर के पास पावर होती है या तो वो उसको विद होल्ड कर ले, यानी कि उसको कुछ टाइम के लिए रोक ले, या वो उसको एक्सेप्ट कर दे, अपना अप्रूवल दे दे, या वो उसको प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रख ले कि मैं प्रेसिडेंट से कंसीडर करूंगा और उसके बाद ही फैसला सुनाऊंगा। तो वो पावर किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 200 में मिलती है। और ये हमारा क्या है? डिस्क्रिशनरी पावर्स का फर्स्ट में, यानी कि कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो। रिटर्निंग ए बिल फॉर रीपैसेज ऑफ द लेजिस्लेचर, कोई भी बिल है वो उसको पुनर्विचार के लिए दोबारा से स्टेट गवर्नमेंट के पास भेज देता है। सेकेंड में क्या है? इन हिज डिस्क्रिशन, कुछ पावर्स है उसके विवेकाधीन जो वो यूज कर सकता है इंडिविजुअल जजमेंट के लिए, जब उसको
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह नहीं लेनी है, लेकिन कुछ जजमेंट, कुछ फैसले ऐसे लेना है वो इंडिविजुअल जजमेंट कर सकता है, इंडिपेंडेंटली ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि स्टेट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अब बिना ही वो इंडिपेंडेंटली कुछ फैसले ले सकता है, जो कि इसके सेकंड में यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसको कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स दी गई है। राज्यपाल को संविधान में कुछ विवेकाधीन शक्तियां दी गई हैं, जिसमें वो बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अपने कुछ जजमेंट कर सकता है। तो चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, यह आर्टिकल 164 अदर प्रोविजंस है जो मिनिस्टर्स के। तो चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, गवर्नर क्या करेगा, चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा, लेकिन किसकी सलाह पर, सलाह यहाँ पे कोई नहीं है। यहाँ पे जो हमारी गवर्नमेंट थी, जो हमने अभी बताया, जो एग्जांपल लिया था कि 90 सीट्स हैं और 46 अगर सीट किसी को मिल गई है तो बीजेपी पे, जिसकी भी सरकार की मेजोरिटी होगी उसी का बंदा चीफ मिनिस्टर बनेगा। तो उसको कौन अपॉइंट कर रहा है, गवर्नर। अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर, और जो बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या कोई भी और मिनिस्टर्स जिसको हमें कोई डिपार्टमेंट देना, तो वो किसके एडवाइस पर होंगे, चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर। तो गवर्नर चीफ मिनिस्टर से एडवाइस कर लेके फिर मिनिस्टर को नियुक्त करेगा। एंड द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर्स ऑफ द गवर्नर, मिनिस्टर्स तब तक बने रहते हैं जब तक कि गवर्नर बना रहता है, यानी कि हम के जैसे हमने गवर्नर को बोलते हैं कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक वो अपने पद पर बना रहता है, उसी तरह मिनिस्टर्स राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक बने रहते हैं। प्रोवाइडेड दैट इन स्टेट ऑफ बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, यहाँ पे देयर शैल बी ए मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ ट्राइबल वेलफेयर, यहाँ पे एक ट्राइबल वेलफेयर यानी कि जो आदि मानव वाली जनजाति होती है उनका भी मिनिस्टर होगा बिहार, मध्य प्रदेश और ओडिशा में, वो भी होना चाहिए। एडिशन भी इन चार्ज ऑफ वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड क्लासेस एंड बैकवर्ड क्लासेस, हर जगह पे जैसे एक वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए होता है शेड्यूल्ड क्लासेस और बैकवर्ड क्लासेस के लिए हर एक स्टेट में, उसी तरीके से बिहार, मध्य प्रदेश और ओडिशा में एक ट्राइबल वेलफेयर के लिए भी मिनिस्टर अपॉइंट होगा। The Council of Ministers shall be collectively responsible to the Legislature Assembly of the State, जो Council of Ministers है वो जो responsible है collectively किसके लिए, अपनी राज्य सरकार के लिए, Legislative Assembly of the State के लिए। Before a minister enters upon his office, the governor shall administer to show him the oath of the office and of secrecy according to the form set of the purpose in the third schedule। थर्ड शेड्यूल के अकॉर्डिंग जब भी कोई भी मिनिस्टर अपना पद ग्रहण करता है तो गवर्नर क्या ध्यान रखता है कि उसको ओथ दिलाई जाए, यानी कि उसको ऑफिस के लिए शपथ दिलाई जाएगी, तभी वो उस पद को ग्रहण करेगा। ओथ ऑफ ऑफिस यानी कि शपथ दिलाएंगे हम उसको पद ग्रहण करने की, उसके साथ ही सिक्रेसी की भी, यानी कि सिक्रेसी किसी भी चीज को सीक्रेट रखने के लिए हम इसको ओथ दिलाते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी की आप बोल सकते हो, कि इस पद पर बने रहता हुआ कोई भी अगर मामला किसी भी मिनिस्टर के पास आता है तो वो किसी भी एक पर्सन या किसी भी मतलब ज्यादा पर्सन को उस मामले के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देगा जब तक कि उस बंदे के लिए काम, किसी को मिनिस्ट्री के लिए कोई काम करने के लिए वो जरूरी ना हो। तो कोई भी मामला आता है, कोई भी इंफॉर्मेशन वो अपने पास तक सीक्रेट रखेगा, वो हर बात को किसी भी मिनिस्टर को किसी भी को भी ऐसे नहीं बता देगा, उस चीज को कॉन्फिडेंशियल रखना है। जैसे प्राइम मिनिस्टर को दिलाई जाती है सिक्रेसी की शपथ, उसी तरह मिनिस्टर को सिक्रेसी की शपथ भी दिलाई जाएगी। A minister who for any period of 6 consecutive months is not a member of legislature of the state shall be expiration of that period cease to a minister। कोई भी मिनिस्टर अगर बनता है और वो लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट विधानसभा का सदस्य नहीं है तो उसको 6 महीने के अंदर उस विधानसभा की सदस्यता लेनी होती है, अदरवाइज उसको वो पद छोड़ना पड़ेगा। The salaries and allowances of the minister shall be such as legislature of the state may from time to time by law determine until legislature of the state so determined shall be specified in the second schedule the advocate general for the state। जो salary allowance of the ministers है वो हमेशा कौन डिसाइड करता है, अपना पार्लियामेंट। नेक्स्ट आर्टिकल 165, इसमें क्या है, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट के बारे में है। तो द गवर्नर ऑफ ईच स्टेट शैल अपॉइंट अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट टू बी एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। तो एडवोकेट जनरल को कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर अपॉइंट करता है। जैसे कि सेंट्रल में अटॉर्नी जनरल होता है जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, स्टेट में गवर्नर एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करता है। और ये एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो एक अपॉइंटेड एक जज ऑफ द हाई कोर्ट, एक हाई कोर्ट का जज
वो अपॉइंट हो सके, उसमें एक सारी क्वालिफिकेशन वो होनी चाहिए कि मतलब जो भी एडवोकेट जनरल की जिस पोस्ट पर जिसको बैठाया जाएगा उसमें एक हाई कोर्ट के जज बनने की सारी योग्यताएं होनी चाहिए। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द एडवोकेट जनरल टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट अपॉन सच लीगल मैटर्स। एडवोकेट जनरल किसके लिए होगा? लीगल मैटर्स के लिए सलाह देने के लिए। टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज ऑफ ए लीगल कैरेक्टर, लीगल कैरेक्टर्स के लिए कोई भी ड्यूटीज है वो परफॉर्म करेगा। एज मे फ्रॉम टाइम टू टाइम बी रेफर्ड और असाइन टू हिम बाय द गवर्नर। जो भी गवर्नर उसको काम असाइन करेगा कोई भी लीगल काम, तो वो उसके प्रति अपनी सारी ड्यूटीज निभाएगा। टू डिस्चार्ज द फंक्शन कन्फर्ड ऑन हिम बाय और अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स। तो कोई भी स्टेट का कोई भी मैटर जो आता है लीगल रिलेटेड, तो वो कौन संभालेगा? एडवोकेट जनरल। जैसे कि सेंटर में कौन संभालता है? अटॉर्नी जनरल। The Advocate General shall hold office during the pleasure of the governor। यहाँ पे भी एडवोकेट जनरल को किसने अपॉइंट किया? गवर्नर को। तो जो भी गवर्नर अपॉइंट करेगा ना, तो वो तो बाय डिफॉल्ट क्या कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बना रहेगा। And shall receive such remuneration as the governor may determine conduct of government business। और जो गवर्नर डिसाइड करेगा वो उसको रेन्यूमरेशन यानी कि वही सैलरी उसको मिलेगी। Article 166 Conduct of business of the government of a state। All executive action of the government of a state shall be expressed to be taken in the name of governor। हमने क्या बताया था कि गवर्नर क्या है? हेड ऑफ स्टेट है। तो स्टेट की जो भी पावर है उसकी कार्यकारी शक्तियां स्टेट की किसके नाम पर होंगी? गवर्नर के नाम पे होंगी। ऑर्डर्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स मेड एंड एग्जीक्यूटेड इन द नेम ऑफ गवर्नर। सारी चीजें जो भी ऑर्डर्स बनेंगे, जो भी ऑर्डर्स होंगे वो गवर्नर के नाम पे होंगे। शैल बी ऑथेंटिकेटेड इन सच मैनर एज वे स्पेसिफाइड इन रूल्स टू बी मेड बाय द गवर्नर एंड द वैलिडिटी ऑफ एन ऑर्डर ऑन इंस्ट्रक्शन विच सो ऑथेंटिकेटेड शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन एनी ग्राउंड। जो भी वैलिडिटी होगी गवर्नर के, जो भी स्टेट की कार्यकारी शक्ति है वो गवर्नर के नाम पे होंगी, राज्यपाल के नाम पर होंगी, और उसके फैसले को कहीं पर भी आप किसी भी कोर्ट में जो है अगेंस्ट नहीं जा सकते। उसके किसी भी ग्राउंड पर आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते हो। वैलिडिटी को लेकर आप उस पर पॉइंट खड़ा नहीं कर सकते हो। द गवर्नर शैल मेक रूल्स फॉर मोर कन्वेंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट एंड फॉर द एलोकेशन अमंग मिनिस्टर्स ऑफ द सेड बिजनेस इन पार as it is not business with respect to which the governor is by or under the constitution required to act in his discretion। तो गवर्नर के पास क्या है? गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मदद से सलाह से काम करेगा, और कोई भी काम जैसे कुछ फैसले हैं उसको मिले हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि हमने पढ़े हैं ऊपर, और कुछ उसकी डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, संविधान के अकॉर्डिंग कुछ उसकी विवेकाधीन शक्तियां हैं, और कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है स्टेट गवर्नमेंट में कि उसको अपनी पावर्स यूज करनी होती है, तो उस केस की भी पावर्स हमने पढ़ी है। तो वो पावर्स वो यूज करता है किस केस में? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बिना सलाह के, वो उसकी डिस्क्रिशनरी पावर्स है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पावर ऑफ गवर्नर्स की, गवर्नर्स को क्या क्या पावर मिली है, क्या उसकी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, क्या उसकी जुडिशरी पावर्स हैं, क्या प्रेसिडेंट से अलग उसको पावर्स मिली है। तो वो सब चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई भी डाउट है वो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, कोई भी आपको पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, कोई भी चीजें हैं जो आपको इसमें समझ नहीं आए तो आप मुझे कमेंट कीजिए। इसके अलावा जो आपको वीडियो चाहिए वो भी मुझे आप इसमें कमेंट कीजिए। इस वीडियो में क्या आपको अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या मुझे सुधार करना चाहिए, वो सब आप मुझे इस वीडियो में कमेंट करके बताएं। आप इस वीडियो को देखते रहिए, आगे से हम ऐसी सीरीज लेकर आएंगे जिसमें पूरा पॉलिटी का चैप्टर कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।